दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और घर पर पढ़ाई भी बहुत जोरों शोरों से अभी लगी होगी, क्योंकि सिर्फ बहुत ही कम समय हमारे पास बचा हुआ है। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि अक्षीय और निरक्षीय स्थिति हमने देखी थी। तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण, मतलब कि एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए एक किसी डाइपोल पर टॉर्क क्या निकालने वाले हैं हम? टॉर्क। तो मान के चलिए ये क्या है? ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। क्या है ये? एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब मान के चलिए यहाँ ये एक कोई नेगेटिव पॉइंट है और यहाँ एक कोई पॉजिटिव पॉइंट है और इनसे मिलकर कि एक डाइपोल बना हुआ है, मतलब विद्युत द्विध्रुव बना हुआ है, जिसकी लंबाई क्या है? जिसकी लंबाई हम मानते हैं 2a। विद्युत द्विध्रुव या फिर डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की लंबाई हम क्या मानते हैं? 2a। अब मान के चलिए प्लस क्यू जो आवेश है इस पर ये बल लग रहा है किस तरफ? इस तरफ। और ये माइनस क्यू आवेश पर बल लग रहा है इस तरफ। तथा यदि हम इस द्विध्रुव के बीच की लंबाई ज्ञात करें तो वो क्या होगी? इसके बीच की लंबवत जो है लंबाई क्या होगी? वो ये होगी। क्या होगी? ये। और ये क्या है? मान के चलो यदि ये एंगल क्या है? थीटा। ये एंगल क्या है? थीटा। तो हम जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा? 2a sin थीटा। अब ये कहां से आया? तो इसके लिए हम मान के चलो कि इसकी लंबाई हमने x मानी। यदि इसकी लंबाई हमने x मानी तो sin थीटा बराबर क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या फिर इसको हम पढ़ते हैं, हिंदी वाले क्या पढ़ते हैं भैया? लाल बटे कक्का। मतलब कि साइन क्या होता है अपना? साइन होता है लंब बटे कर्ण। और यहाँ पर लंब क्या होगा? लंब हो जाएगा अपना ये जो हमने x माना है, और कर्ण क्या हो जाएगा? 2a। और यदि यहाँ से हम x कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 2a sin थीटा। ठीक है, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये अब मैं साफ रफ करने वाला हूँ। तो ये जो मेरी इसकी लंबवत जो लंबाई है ये कितनी निकल कर आई है? ये निकल कर आई है 2a sin थीटा। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसका टॉर्क। टॉर्क मतलब की होता है बल आघूर्ण, मतलब कि ये यदि घूमेगा तो इस पर कितना बल लगेगा। ठीक है, तो टॉर्क को हम किससे डिनोट करते हैं? टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स, मतलब एक कोई फोर्स और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? आइदर फोर्स और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि एक कोई बल और उनके बीच की क्या? लंबवत दूरी। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला। तो टॉर्क के फॉर्मूले के लिए पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? पहले हमें बल निकालना होगा F। तो बल कैसे होगा? बल का फॉर्मूला क्या होता है? यदि एक हम जानते हैं कि एक कोई डाइपोल है जो कि किस में रखा हुआ है? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा? तो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? F/Q। मतलब कि एक प्लस क्यू आवेश जितने फोर्स जितने बल का अनुभव करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि यहाँ से हम फोर्स का फॉर्मूला निकालें तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा E into Q। क्या हो जाएगा? E into Q। ठीक है, अब इसे हम टॉर्क में रख देते हैं। टॉर्क इक्वल टू क्या आएगा? एक बल कौन सा लगा अपना? EQ या Q into E। और इनके बीच की लंबवत दूरी अभी हमने क्या कैलकुलेट की? लंबवत दूरी हमने कैलकुलेट की 2a sin थीटा। जी हाँ, तो यदि एक कोई जो विद्युत द्विध्रुव है मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसे यदि हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर कितना बल आघूर्ण, कितना टॉर्क लगता है? QE into 2a sin थीटा। अब यदि यहां से हम देखें तो 2a into Q, ये तो फिर से आ गया 2a into Q। क्या होता है? जल्दी से आप टाइम स्टैंड पर हमें कमेंट करके बताएं कि 2a into Q की वैल्यू क्या होती है? बिल्कुल सही, 2a और Q की वैल्यू क्या होती है? P। तो ये आ गया 2a into Q। ठीक है ना, तो यहां से टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया? P into E sin
थीटा। तो ये आ गया हमारा टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा। मतलब कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर टोटल टॉर्क कितना जनरेट होता है, पीई साइन थीटा। अब हम इलेक्ट्रिक डायपोल की कुछ स्थितियों का कुछ स्थितियां देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा रखा हो सकता है। मान के चलो कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये 0 डिग्री का जो कोण है वो बना के रखा है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0 डिग्री। तो इस पर लगने वाला कुल टॉर्क क्या आ जाएगा, पी क्या होता है, पीई साइन थीटा। और साइन थीटा मतलब साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो जो टॉर्क है वो कितना आ जाएगा अपना 0, मतलब उस पर कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। और इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, इस स्थिति को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब कि इसको हम बोलते हैं स्थायी संतुलन। क्या बोलते हैं, स्थायी संतुलन। ये किसकी स्थिति है, ये स्थायी संतुलन की स्थिति है। और यदि हम और यदि हम सेकंड जो है वो केस देखें या स्थिति नंबर 2 की बात करें, यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी डायपोल को लंबवत रख सकते हैं। अब यदि ये लंबवत रखा है तो यहाँ थीटा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा और जो टॉर्क है वो लगेगा पीई साइन थीटा। मतलब कि ये आ गया साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी टाइम स्टैम्प पर आप कमेंट करके बताओ साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ आ जाएगा पीई, टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क क्या आ जाएगा अपना पीई। मतलब ये क्या होगा, ये मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। ये क्या लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क मतलब अधिकतम टॉर्क लगेगा जब वो डायपोल जो है वो कैसा रखा होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लंबवत रखा होगा, मतलब उसके 90 डिग्री का कोण बनाकर रखेगा। अब तीसरी कंडीशन है कि मान के चलो ये जो डायपोल है ये कैसा रखा है, ये डायपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से 180 डिग्री जो है वो बना के रखे। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। और यदि हम बात करें साइन 180 की, तो साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल सही, साइन 180 की वैल्यू की होती है 0। तो टॉर्क लग जाएगा पीई साइन 180, मतलब टॉर्क आ गया अपना पीई इंटू 0। तो ई इज इक्वल टू 0। बस आप यहाँ पर ये बात याद रखें कि ये जो है ये अस्थायी संतुलन की स्थिति होगी। कैसी स्थिति होगी, अस्थायी संतुलन। थोड़ा सा अपन कोई रिवीजन कर लेते हैं कि स्थायी संतुलन क्या है, अस्थायी संतुलन क्या है। स्थायी संतुलन क्या है कि यदि ये यदि डायपोल जो है वो यहाँ रखा हुआ है, यदि आप इसको थोड़ा सा बल लगाओगे और यदि आप बल को छोड़ोगे तो ये वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगा। समझ में आया, तो ये स्थिति कौन सी है, स्थायी संतुलन। लेकिन यदि इसी को मैंने अपोजिट रख दिया और यहाँ मैंने यदि थोड़ा सा बल लगाया तो ये फिर कहाँ जाना चाहेगा, ये यहाँ जाना चाहेगा, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव जो है वो यहाँ जाना चाहेगा और ये अपनी स्थिति में क्या कर लेगा, परिवर्तन कर लेगा। इसलिए ये कौन सा संतुलन हो जाएगा बेटा, ये अस्थायी संतुलन हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, एक द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखने पर और उसको घुमाने में किया गया कार्य अपना क्या होगा। मान के चलो कि ये एक क्या है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कि एक समान विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर जो एक डायपोल था वो कुछ इस तरह से रखा हुआ था। तो प्रारंभ में इसकी स्थिति ये थी। अब हमने क्या किया है, इसको मान के चलो कि ये पहले जो है कितने एंगल पर रखा था, θ1। पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर कितने एंगल पर रखा था, θ1। अब मान के चलो कि हमने क्या किया है, इसको घुमा के मैं इसको यहाँ लेकर आया हूँ, यहाँ लेकर आया हूँ, ये आ गया पॉजिटिव पॉइंट और ये आ गया नेगेटिव पॉइंट। मतलब अब मैं इसको θ1 से घुमा के कहाँ लेकर गया हूँ, θ2 पर। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है कि θ1 से θ2 पर घुमाने में हमें इसमें कुछ कार्य करना होगा। इसको यदि θ1 में रखा है, हमें इसको कहाँ ले जाना है, θ2। तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना होगा, ठीक है ना। ये कार्य कितना करना होगा, तो हमें पता है कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अब भी हमने कैलकुलेट किया, पीई साइन थीटा। टॉर्क क्या होता है, पीई साइन थीटा। और वर्क डन मतलब किया गया कार्य। जल्दी से याद करो, क्लास 11वीं कक्षा 11वीं
वर्क डन किसी को ये कोणीय से यदि आप किसी को एक एंगल से दूसरे एंगल पर ले जाते हैं तो उसको घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है, θ1 से θ2 तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, जल्दी याद करो क्या होता है, W इज इक्वल टू क्या होता है, T इंटू थीटा, क्या होता है, W इज इक्वल टू T इंटू थीटा। अब मान के चलो मैं यहाँ पर छोटा सा वर्क डन मतलब θ1 से θ2 तक ले जाने में मुझे एक छोटा सा वर्क डन क्या करना होगा, dw, तो वो किसके बराबर होगा, टाउ इंटू डी थीटा के, किसके बराबर होगा, टाउ इंटू डी थीटा। अब जो टाउ है उसकी वैल्यू क्या होती है, पीई साइन थीटा। टाउ की वैल्यू क्या होती है, टाउ की वैल्यू होती है पीई साइन थीटा इंटू में क्या आ जाएगा, डी थीटा। अब ये कैसा है, ये छोटा सा वर्क डन है, इसे यदि हमें कंप्लीट वर्क डन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जी हाँ, इसका हमें करना पड़ेगा समाकलन। क्या करना पड़ेगा, समाकलन, या फिर इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा dw का इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इसकी लिमिट कहां से ले जानी पड़ेगी हमें, हम इसको कहां से कहां ले जा रहे हैं, θ1 से θ2, तो इंटीग्रेशन हम कहां से कहां तक करेंगे, θ1 से θ2, ये हो जाएगा pe sin थीटा इंटू डी थीटा। अब dw का इंटीग्रेशन क्या होता है, dw का इंटीग्रेशन होता है w, मतलब पूरा वर्क डन, और pe जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, सिर्फ जो इंटीग्रेशन है वो किसका होगा, थीटा के सापेक्ष, वो होगा किसका, साइन थीटा का, किसका होगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है उसका यदि हम निकालें समाकलन तो वो होता है माइनस कॉस थीटा, और वैल्यू हमने कहाँ रखी है, फ्रॉम θ1 टू θ2, θ1 से लेकर θ2 तक। अब क्या करें, अब इसकी लिमिट रखेंगे हम, तो W इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस PE, और लिमिट कहां से कहां, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, मतलब cos θ2 माइनस cos θ1। ये किसका कॉन्सेप्ट है भैया, इंटीग्रेशन मैथ का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, पढ़ चुके होंगे शायद आप लोग कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लेते हैं। यदि आप इस माइनस में अंदर इंटू कर दें तो यही क्या बन जाएगा, माइनस PE, और ये हो जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2। ये हमने क्या किया है, इस माइनस का अंदर इंटू किया है, तो cos θ2 नेगेटिव था, सॉरी पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, और ये नेगेटिव था तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। ये आ गया cos θ1 से cos θ2। अब इसके भी अलग अलग कंडीशन होती है। मान के चलो कि हमने क्या किया है, इस जो डाइपोल रखा था ये पहले किस स्थिति में रखा था, पहले यह रखा था 0 डिग्री पर, कितने पर रखा था, यह 0 डिग्री पर, और इससे मैं 0 डिग्री से कुछ एंगल थीटा पर इसको लेकर गया हूं, तो मेरा जो θ1 होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और मैं कहां लेकर गया हूं इसको, थीटा एंगल पर लेकर गया हूं, तो मेरा θ2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि मैं देखूं कि cos थीटा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर जो मेरा टोटल वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, PE 1 माइनस cos थीटा आएगा बच्चों, PE 1 माइनस cos थीटा। अब इसी के बाद हम एक और कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल कैसा रखा है, एक डाइपोल अब हमने कैसा रख दिया, लंबवत रख दिया। यदि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को हमने कैसा रख दिया है, लंबवत रख दिया। यदि लंबवत रखा है तो जल्दी से बताओ कि इसका एंगल कितना होगा, जी इसका एंगल कितना होगा, इसका एंगल होगा थीटा बराबर 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है, जी जल्दी से बताओ, जल्दी cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरा टोटल वर्क डन आ जाएगा PE, और यहाँ पर आ जाएगा cos 90 की वैल्यू 0 और माइनस cos थीटा, तो यहाँ मेरा टोटल वर्क डन क्या आ गया, माइनस PE cos थीटा। ठीक है बच्चों, आया समझ में, नहीं आया, यदि नहीं आया हो तो एक दो बार थोड़ा सा रिपीट करके देखोगे तो पूरा का पूरा जो आपको कॉन्सेप्ट है वर्क डन का वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक होने वाला है विद्युत फ्लक्स।
तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसके बारे में एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम एरिया वेक्टर बोलते हैं। एरिया वेक्टर मतलब क्षेत्रीय सदिश। एरिया वेक्टर मतलब कि हाँ, अभी तक आपने पढ़ा होगा जो एरिया होता है, जो पृष्ठ होता है या कोई क्षेत्र होता है, वो शायद अभी तक आपने पढ़ा होगा कि वह एक कैसी राशि है, वह एक अदिश राशि है। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, थोड़े आगे बढ़ गए हैं, तो अब हम एरिया को एज आ सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे। और एरिया की सदिश राशि क्या कहलाती है पता है ना, जिसको हमें बतलाने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता है, वो क्या कहलाती है, सदिश राशि। अब यदि हम ये कोई 3D आकृति है, कैसी आकृति लेते हैं, कोई 3D आकृति में, मतलब कि जिस कमरे में आप बैठकर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, यदि हम ऐसी आकृति लें तो उसके लिए वो एरिया वेक्टर, मतलब उसके लिए उस क्षेत्र का जो सदिश है, मतलब उसकी जो दिशा है वो क्या होती है, वो होती है फ्रॉम इनर टू आउटर, मतलब अंदर से बाहर की ओर। तो ये कोई 3D, यदि मैंने एक कोई 3D एरिया लिया है, जैसे कि आपका रूम हो, तो उसकी एरिया जो है उसका सदिश, मतलब उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दिशा होगी उस कमरे से अंदर से बाहर उसकी क्या जाएगी, दिशा। और यदि हम कैसा, यदि हम किसी टू बॉडी द्विविमीय आकृति के लिए क्या देखें, एरिया वेक्टर देखें, तो द्विविमीय आकृति, जैसे कि मेरे पास ये बुक पड़ी हुई है, तो ये द्विविमीय है क्योंकि सिर्फ इसकी दो विमाएं हैं, एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं है। इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, तो इसके लिए एरिया वेक्टर वो साइड होगी जहां से इससे होकर जाने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो कम से कम एंगल बना रही हों। यदि विद्युत बल रेखाएं ऐसी जा रही हैं तो इस साइड से ये क्या बनाएंगी, कम एंगल बनाएंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर। और यदि यहाँ से कम एंगल बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर। छोटी सी पढ़ाई थी एरिया वेक्टर की, जो आपको आगे बहुत काम आने वाली है। तो चलिए हम वापस से अब आते हैं अपने विद्युत फ्लक्स पर। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स होता है, मान के चलिए ये कोई एरिया है, एक पर्टिकुलर एरिया है, तो इससे होकर लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो कुल संख्या है वही इसका क्या कहलाएगी, विद्युत फ्लक्स। मान के चलो ये मेरे पास, फिर से मैं इसी बुक को देखता हूँ, ये बुक है, तो इससे होकर कुल कितनी, कुल 10 विद्युत बल रेखाएं होकर जाती है। तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, इस एरिया का, इस बुक का फ्लक्स कितना हो जाएगा, इस बुक का फ्लक्स हो जाएगा 10 यूनिट के लिए हम बात करें, कितना हो जाएगा 10। तो एक पर्टिकुलर एरिया से जितनी भी विद्युत बल रेखाएं लंबवत होकर गुजरेंगी, इस वर्ड को जरूर याद रखें, मैंने आपके लिए ये मार्क करके भी रखा है, कौन सा, लंबवत, कि इस एरिया से लंबवत होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या इसका क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसे हम फाई से डिनोट करते हैं, किसका साइन है, फाई। तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई इंटू एस, जहां ई क्या है, ई है विद्युत बल रेखाएं और एस क्या है, एस है एरिया। अब मान के चलो कि ये इससे लंबवत होकर नहीं जाती हैं, ये मेरा एक एरिया है और इससे जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से जा रही है, ऐसे जा रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें तो भाई लंबवत बल रेखाएं चाहिए, तो हम जो ये ई है विद्युत बल रेखाएं हैं, इसको फिर से दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा मेरा एंगल थीटा। और थीटा के बाद वाला एंगल क्या कहलाता है, थीटा के साथ वाला कहलाता है ई कॉस थीटा। क्या कहलाता है, ई कॉस थीटा। दूसरा क्या कहलाता है, दूसरा कंपोनेंट ई साइन थीटा। अब आप बताओ ई कॉस थीटा इस पृष्ठ की लंबवत है या ई साइन थीटा, ये रखा हुआ है मेरा पृष्ठ, ये रखा हुआ है मेरा पृष्ठ, और ई जो साइन थीटा है वो ऐसा जा रहा है और ई कॉस थीटा ऐसे जा रहा है। हमें कैसी रेखाएं चाहिए, हमें चाहिए लंबवत रेखाएं, मतलब हमें चाहिए ई कॉस थीटा, ठीक है ना। तो जो फाइनल फॉर्मूला मेरा फ्लक्स का निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, ई एस कॉस थीटा। क्या निकल के आया, ई एस कॉस थीटा। और यदि दो किन्हीं राशियों के साथ कॉस थीटा लगा हो तो वो कौन सा प्रोडक्ट होता है, वो मेरा हो जाता है डॉट प्रोडक्ट। और जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं वो कैसी राशियों के लिए होते हैं, वह होते हैं अदिश राशियों के लिए। तो यह एक कैसी राशि है, यह है एक अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि है। यदि हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी ऐसा यूनिट होगी
ऐसा यूनिट क्या होगी, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी ऐसा यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ये हो जाएगी इसकी ऐसा यूनिट। और बच्चों आपको, आप चाहे इसका व्यंजक करते हो, डेरिवेशन करते हो, चाहे कोई प्रश्न करते हो, आप उसकी ऐसा यूनिट अवश्य लिखें। ऐसा यूनिट लिखना कंपलसरी है, हमें जरूर लिखना चाहिए ऐसा यूनिट। और ये जो विद्युत फ्लक्स है, इसी विद्युत फ्लक्स से हम आगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम इस चैप्टर की करने वाले हैं, जो है गॉस द बॉस्की थ्योरम। जी हाँ, वो एक बॉस्की थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम आगे समझते हैं गॉस थ्योरम। अपन स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम, गॉस द बॉस्की थ्योरम। जितने स्टार लगाने को लगा दीजिए, क्योंकि इसको आईएमपी बोलना तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हम सबको पता है कि ये आईएमपी है। बहुत जरूरी है गॉस की थ्योरम। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है गॉस की थ्योरम? गॉस की थ्योरम बोलती है कि मान लीजिए कि ये एक कोई बंद पृष्ठ है, ये हमेशा याद रखें। गॉस की थ्योरम लागू होती है किसके लिए? एक बंद पृष्ठ के लिए। मान के चलिए ये एक कोई बंद पृष्ठ है जो कि आवेशों को अपने अंदर क्या किए हुए, समाहित किए हुए है। ये एक बंद पृष्ठ है जो अपने अंदर आवेशों को समाहित किए हुए है। तो इसके अंदर क्या होगा, इससे होकर जाने वाला कुल जो विद्युत फ्लक्स होगा वो उसके अंदर, पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का क्या होगा, 1/एप्सिलॉन गुना होगा। यदि इसका गणितीय रूप लिखें तो विद्युत फ्लक्स को हम किससे निरूपण करते हैं? फाई से। और फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? फाई इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है ना, तो ये क्या है? गॉस की प्रमेय है। चलिए हम इसकी थोड़ी सी उत्पत्ति करते हैं कि आखिर ये सही है या ऐसे ही बोल दिया गया। हम मतलब हमें डेरिवेशन तो करना होगा ना, हमें उस चीज को प्रूफ तो करना होगा। तो हम चलिए प्रूफ करते हैं। मान के चलिए ये कोई पृष्ठ है, अभी हमने पढ़ा कि ये पृष्ठ जो है, पृष्ठ का जो दिशा होगी, मतलब ये इसकी पृष्ठ की दिशा क्या होगी, ये होगी इसके बाहर की तरफ। अभी हमने पढ़ा कि 3D बॉडी के लिए जो एरिया वेक्टर है वो होता है बाहर की तरफ। अब क्योंकि इस पर धनावेश है तो विद्युत बल रेखाओं की दिशा भी क्या होगी? विद्युत बल रेखाएं कहां से कहां जाती है, जल्दी बताओ। विद्युत बल रेखाएं जाती हैं कहां से कहां पर? विद्युत बल रेखाएं जाती है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। ठीक है ना, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले विद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला पढ़ा जो कि होता है ई एस कॉस थीटा। क्या होता है? ई एस कॉस थीटा। अब यदि मान के चलो कि हम एक छोटे से पृष्ठ की बात करें, किसकी बात करें? एक छोटे से पृष्ठ, इस पर ही हम यदि एक छोटा सा पृष्ठ लें, वो पृष्ठ कौन सा हो जाएगा? ds। और उससे होकर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? d फाई। क्या हो जाएगा? d फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? E ds cos थीटा, जहां ds क्या है? एक छोटा सा एरिया जो हमने एज्यूम करके रखा है। अब आप बताओ मुझे, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या होगी? E क्या है? E है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये ds क्या है? एरिया। तो ये आप देखो एरिया वेक्टर भी यही है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी यही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर E और ds के बीच का एंगल क्या आ जाएगा? E और ds के बीच का एंगल आ जाएगा 0। लिख देना, क्यों? क्योंकि E और ds जो है वो समान दिशा में स्थित है, वो एक समान दिशा में स्थित है, वो समान दिशा में स्थित है। ठीक है ना, तो उनके बीच का एंगल भी क्या आ जाएगा? उनके बीच का एंगल भी 0 आ जाएगा। तो जो आप देखो cos थीटा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो E फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा E इंटू ds। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा E इंटू ds। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ आपके समझाने के लिए। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो ये d फाई E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? E। अच्छा, E का फॉर्मूला क्या होता है? E का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला पहले देख चुके हैं, KQ अपॉन आर स्क्वायर, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है ना, इंटू में क्या है? इंटू में है अपना ds। इंटू में क्या है? इंटू में है ds। अब हम क्या करते हैं इसका? अब हम समाकलन करते हैं। समाकलन क्यों करते हैं? क्योंकि एक छोटा सा फ्लक्स है जो कि हमने निकाला था एक छोटे से एरिया के लिए। अब हमें यदि पूरे एरिया के लिए फ्लक्स निकालना है, पूरे एरिया के लिए,
तो हम क्या करेंगे, d5 को कितने टाइम्स क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इनफाइनाइट टाइम। और किसी चीज को इनफाइनाइट टाइम जोड़ना, किसी चीज को इनफाइनाइट टाइम जोड़ना ही क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन। तो ये आ जाएगा d5e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 और ये आ गया q अपॉन r स्क्वायर इनटू ds। अब यदि आप देखें तो ये सारी राशि कैसी है, ये सारी राशि तो कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा, अच्छा d5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5, तो 5 इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 q अपॉन r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ds। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब यदि आप इस पूरे एरिया को जोड़ोगे इनफाइनाइट बार तो आपको किसका एरिया मिलेगा, इस वृत्त का गोले का। तो एक गोले का एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये हम जानते हैं। यहाँ ब्रैकेट साइड में लिख भी देंगे कि ds इज इक्वल टू क्या आ गया 4 पाई r स्क्वायर। तो ये 5 इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 q अपॉन r स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या आ गई 4 पाई r स्क्वायर। अब यदि आप देखो तो यहाँ r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और 5 इज इक्वल टू क्या आ गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0। क्या यही चाहिए था अपन को, बिल्कुल यही चाहिए था। ये देखिए तो हमने क्या किया है, हमने गॉस की जो प्रमेय थी उसे सिद्ध भी कर दिया। तो हम अब बिल्कुल बोल सकते हैं कि जो फाई ई होता है वो क्या होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना होता है किसके, आवेश के चार्ज के। तो ये थी हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम। इसको आप पढ़िए एक बार 2 बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कीजिए। चलिए तो अपनी जर्नी को और आगे अपन बढ़ाते हैं और अब यदि हम देखें तो हम लगभग बराबर इस चैप्टर की लास्ट पॉइंट पर चलने वाले हैं और कुछ ही देर में जो है मुश्किल से 10 से 15 मिनट का ये लेक्चर बचा हुआ है जिसमें कि हम पहला अध्याय को समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। ये हम पढ़ने वाले हैं गॉस से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति, इसके बाद हम गॉस प्रमेय की कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे और चैप्टर समाप्त, ठीक है। तो अभी हमारा टॉपिक है गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है गॉस की प्रमेय, क्योंकि फाई इज इक्वल टू क्या होता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि बराबर होता है e इनटू ds की, यह हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ एक कोई प्लस q है और इस प्लस q पर ही हम क्या लगा रहे हैं गॉस के प्रमेय का यूज करने वाले हैं। और यदि हम इस पर गॉस के प्रमेय का यूज करेंगे तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यदि हम गॉस की थ्योरम का यूज करेंगे तो वो हमेशा किसके लिए लागू होती है, वो हमेशा बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है। तो हम इस जो चार्ज है इसके चारों ओर क्या मानेंगे, एक काल्पनिक बंद पृष्ठ मानेंगे जो कि चारों तरफ से इस चार्ज को घेरे हुए होगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे गॉसीय पृष्ठ। क्या बोलेंगे, गॉसीय पृष्ठ। तो आप चाहो तो गॉसीय पृष्ठ की परिभाषा लिख सकते हो एक, और गॉसीय पृष्ठ की परिभाषा क्या होगी, एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ है जो कि एक किसी आवेश को चारों ओर से घेरे रखता है, उसे हम क्या बोलेंगे गॉसीय पृष्ठ। ये काल्पनिक पृष्ठ है, हम बस एज्यूम करके इसको रखते हैं, ठीक है। चलिए तो अपन वापस आते हैं, फाई इज इक्वल टू क्या हो गया रेडियस, ये आ गया अपना गॉस की थ्योरम। अब यदि हम देखें कि इसे को हम क्लोज इंटीग्रेशन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हम क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा EDS इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये तो कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा बाहर और ये आ जाएगा ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता क्या है F अपॉन q नॉट। मतलब कि एक चार्ज जो फोर्स का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आ गया F अपॉन q नॉट। अच्छा एक बात, ये ds है, इस ये ds बन गया ना, इसको यदि हम इनफाइनाइट बार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ये हम अभी चर्चा कर चुके हैं, इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यदि हम q को यहाँ लेकर जाएं तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू f अपॉन q नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ये आ जाएगा भाग में डिवीजन पक्षांतर को 1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर और ये आ जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q नॉट अपॉन r स्क्वायर। जल्दी से बताओ ये क्या है, जल्दी बताओ ये क्या है, यही तो है हमारा क्या कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है,
F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 Q1 Q0 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन गॉस की प्रमेय से कैसे सिद्ध किया है, कूलाम के नियम को सिद्ध किया है। चलिए तो हम अब आगे गॉस के नियम की कुछ एप्लीकेशन पढ़ते हैं। जिनमें फर्स्ट एप्लीकेशन है, एक अनंत लंबाई का एक वायर लेंगे और उसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। और ये कौन सा नियम से करेंगे, हम गॉस के नियम। कैसे करेंगे, गॉस के नियम। और हमें पता है यदि हम गॉस के नियम से करेंगे तो हमें एक क्या मानना होगा, हमें एक गॉसीय पृष्ठ लेना होगा, जो कि लेना जरूरी है। तो यहाँ हम कैसा सिलेंड्रिकल गॉसीय पृष्ठ लेंगे, बेलनाकार। एक वायर है तो उसके लिए हम कैसा पृष्ठ, जैसे वायर है तो इसके चारों ओर हम कैसा पृष्ठ एज्यूम करेंगे, वो कि कैसा होगा, बेलनाकार। तो इस अनंत लंबाई के वायर के कारण जो गॉसीय पृष्ठ हम एज्यूम करेंगे वो होगा बेलनाकार। मान के चलो यहाँ पर एक कोई ds सरफेस है जिसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, ये होगा ना, हमेशा लंबवत होगा तो होता है, तो ये हो गया इसके लिए ds वेक्टर। और हमेशा इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा यही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ये क्या है, ds1। एक और सरफेस होगा यहाँ पर और ये क्या हो जाएगा, ds2। और इसके लिए एरिया वेक्टर हमेशा का कैसा रहता है, एरिया वेक्टर लंबवत। अभी बताया ना मैंने, क्लोज सरफेस के लिए कैसा होता है, बाहर से अंदर की तरफ क्या जाता है, एरिया वेक्टर। तो ये ds2। और एक तीसरी सरफेस यहाँ पर हम छोटी सी सरफेस लेंगे जिसके लिए ds3। एरिया वेक्टर मेरा क्या आ जाएगा, ds3। तो ये ds1 है, ये ds2 है और इसके लिए ये लंबवत जा रहा है ना, और ये लंबवत यहाँ जा रहा है, तो ये इसके लिए एरिया वेक्टर ds3। अब हम यदि देखें गॉस का नियम, तो गॉस का नियम क्या कहता है, जल्दी बताओ। गॉस का नियम कहता है पाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, पाई इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि किसके बराबर होता है, जो कि बराबर होता है E इंटू ds के। किसके बराबर होता है, E इंटू ds के। तो हम क्या लेकर चलेंगे, E ds cos थीटा, है ना, पूरा E ds cos थीटा। तो क्लोज इंटीग्रेशन E ds cos थीटा इज इक्वल टू या एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो E ds cos थीटा है ये ds1 के लिए, ds2 के लिए, ds3 इन सब के सम के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, जो इसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन चारों के सम के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ही तो होगी। तो ये आ जाएगा E ds1 cos थीटा प्लस E ds2 cos थीटा प्लस E ds3 cos थीटा इज इक्वल टू आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यदि हम ds1 के लिए देखें तो ds1 के लिए E और ds दोनों सेम डायरेक्शन है। तो यहाँ पर जो cos थीटा है, थीटा क्या आएगा, 0। यदि ds2 के लिए देखें तो ये ds2 की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। हमें किसके बीच निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के लिए। तो ये है ds2 और ये है एरिया वेक्टर। और इनके बीच में थीटा कितना है, जल्दी से बताओ, इनके बीच में थीटा है कितना, 90 डिग्री। और यदि हम ds3 लें और यहाँ पर एरिया वेक्टर लें तो यहाँ भी थीटा इज इक्वल टू क्या है, यहाँ भी है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यदि हम cos 0 की बात करें तो वो होता है 1, यदि हम cos 90 की बात करें तो वो होता है 0। और यहाँ पर भी यदि हम cos 90 की बात करें तो वो होगा 0। तो ये भी अपना क्या आ गया, 0। ये भी अपना पूरा क्या आ गया, 0। बस ये आएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना E इंटू ds इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो E है इसको हम ले लेंगे बाहर, तो यहाँ बचा ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds अब इसका इंटीग्रेशन मतलब इसको इनफाइनाइट बार सम करेंगे। तो अब जल्दी बताओ कि एक जो बेलनाकार पृष्ठ होता है उसका बाहरी पृष्ठ, मतलब एक बेलन का बाहरी पृष्ठ कितना आता है अपना, जल्दी से बताओ। हमें सिर्फ इतने का पृष्ठ चाहिए, इसका क्षेत्रफल कितना आता है, ये आता है अपना 2 पाई RL इज इक्वल टू। अब देखो यदि हम Q की वैल्यू निकालें तो यहाँ देखो, यहाँ पर ये लैम्डा हमने क्या लिया है, ये लैम्डा हमने लिया है प्रति एकांक लंबाई पर आवेश। मतलब कि इसकी प्रति एकांक लंबाई मतलब इसके 1 मीटर, इसके फिर 1 मीटर, इसके फिर 1 मीटर, इस पर टोटल आवेश कितना है, यही क्या कहलाएगा इसका, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश। जैसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं जो कि होता है Q अपॉन L। और यदि यहाँ से हम Q की वैल्यू निकालें तो वो आएगी लैम्डा इंटू L। और यही Q की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो Q इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो यहाँ से यदि हम ई की वैल्यू निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी लैम्डा इंटू एल अपॉन 2 पाई आर एल इंटू में एप्सिलॉन नॉट, ये एल से एल कैंसिल तो इज इक्वल टू आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। और ये आ गई एक स्ट्रेट वायर के लिए, मतलब कि एक अनंत लंबाई के तार के लिए, तार के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। जरूर समझ में आई होगी आपको, है ना। अच्छा, तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेशन जरूर समझ में आया होगा। इस प्रकार से हमने 2 लेक्चर में आई थिंक ये पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया है, और मेरे हिसाब से तो कुछ भी इस चैप्टर में छूटा नहीं है। ये इसका कंप्लीट ओवरऑल रिवीजन था, पूरा का पूरा चैप्टर हमने बहुत ही स्पीड में एक क्विक रिवीजन से इसको हमने समाप्त किया है। और मैं ऐसा करता हूँ कि ये आपके लिए जरूर लाभदायक होगा। हमारे साथ यूं ही बने रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। अब क्या है, हमें सबका भला भी करना है ना। सबके लिए 2 महीने बचे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। इससे क्या है कि हमें भी एनर्जी मिलती है, हमें भी काम करने के प्रति जो उत्सुकता है वो हमारी भी बढ़ती है कि यार हम भी बहुत कुछ अच्छा अपने बच्चों के लिए दें। और ये हम कब कर पाएंगे, जब थोड़ा सा सहयोग आप हमारा भी करिए, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। अच्छा, और जो भी आपको डाउट रहेगा ना, तो हम सोच रहे हैं कि एक लाइव क्लास आप लोगों के लिए रखी जाए, जो कि सिर्फ क्लास होगी डाउट सेशन की। इसका जो समय होगा वो आगे निर्धारित करके हम एक डाउट क्लास का समय आपको जरूर बता देंगे, है ना। तो जो भी समस्या हो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, वो अभी आप कमेंट में तो हमें बता ही सकते हैं कि सर फर्स्ट चैप्टर का ये जो टॉपिक है इसमें मुझे कठिनाई हो रही है। मैं कंटिन्यू आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ, हर वीडियो पर आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो उससे मैं क्या करूँगा कि जो भी डाउट सेशन में पहले हम जो कमेंट के डाउट होंगे वो लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यूँ ही हमारे साथ बने रहिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।